आज हमें बायबैक ऑफ शेयर्स करना है। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बायबैक ऑफ शेयर्स का। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है अपने शेयर्स को रीपरचेज करना। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, लोग उसमें जो है हम शेयर्स इशू करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, हम फिर उनको शेयर्स अलॉट कर देते हैं। फिर उसके बाद जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए होते हैं, अब उनसे हम वापस अपने शेयर्स को रीपरचेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, जब कंपनी अपने खुद के ही शेयर्स परचेज करती है, रीपरचेज करती है, तो उसको बायबैक ऑफ शेयर्स बोला जाता है। ठीक है, व्हेन अ कंपनी हैज, जब कंपनी के पास काफी सफिशिएंट कैश होता है, कैश रिसोर्सेज होते हैं अच्छे खासे, मतलब कंपनी शेयर इशू कब करती है, जब कंपनी को कैश की जरूरत होती है। जब कंपनी के पास कैश होता नहीं है तो कंपनी शेयर इशू करती है। ठीक है, लेकिन अब कंपनी के पास शेयर्स का कैश काफी है। ठीक है, कैश को वो यूटिलाइज भी नहीं कर पा रही है, तो अब उस कैश को, अगर एक्स्ट्रा कैश है, सफिशिएंट कैश है जिससे वो परचेज कर सकती है अपने शेयर्स को, तो फिर वो क्या करती है, परचेज कर लेती है। तो it may like to buy its own equity shares from the market, particularly जब प्रिवेलिंग रेट ऑफ उसके इक्विटी शेयर्स का मार्केट में कम होता है फेस वैल्यू से, तब वो इस ऑप्शन को मतलब वो करती है। ठीक है, मतलब इसको शेयर्स को जो है परचेज करती है जब उसको लगता है कि हाँ अब शेयर्स का जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वो बहुत कम चल रहा है और ये अच्छा मौका है अपने शेयर्स को वापस से बाइंग बैक कर लेने का। जैसे पेटीएम का हुआ था, जब पेटीएम ने शेयर कुछ टाइम पहले आईपीओ निकाला था, तो उसका शेयर्स जो है वो हाई प्राइस पे उसने इशू किए थे। तो जब उसके प्राइस जो है डाउन आ गए, तो फिर वो पेटीएम ने चाहा कि वो अपने शेयर्स को वापस से मार्केट से परचेज कर ले। ठीक है, तो द शेयर्स दस बॉट बैक हैव टू बी कैंसल्ड, और जिसको वो परचेज करती है तो उसको फिर वो कैंसिल करना होता है। जैसे जब हम इशू करते हैं तो शेयर्स क्रिएट होते हैं, उनके कैपिटल, शेयर कैपिटल में उनका अमाउंट जो है हम डाल देते हैं। ठीक है, और जब हम बायबैक करते हैं तो उसके बाद शेयर कैपिटल से उनका अमाउंट जो है हमें हटाना पड़ता है और उन शेयर्स को कैंसिल करना पड़ता है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो, उसके ऑब्जेक्टिव और रीजंस क्या हो सकते हैं। पहला, कि कंपनी अपने सरप्लस कैश को जो है यूटिलाइज करना चाहती हो। ठीक है, कंपनी अपने एनेबल्स से कंपनी की यूटिलाइज सरप्लस कैश। सरप्लस कैश का मतलब क्या है, जो फालतू मतलब एक्स्ट्रा कैश है जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही है कंपनी, तो वो सरप्लस कैश है। तो सरप्लस कैश जो है वो पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर रिटर्न जनरेट नहीं होता है। तो जब रिटर्न जनरेट नहीं होता है तो उसका जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए कंपनी जो है ये कोशिश करती है कि हम जो है अपने कैश को यूटिलाइज कर लें, और अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लौटा दें। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स को जो है उनको लौटा नहीं सकते, क्योंकि इक्विटी शेयर जो है वो रिडीमेबल नहीं होते, तो उनको उसको बाय बैक करना पड़ता है। तो ये जो है एक रीजन ये भी है कि एनेबल करती है कंपनी को कि वो अपने सरप्लस कैश को यूटिलाइज कर सके। जनरली इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर प्रोवाइडेड देयर इज नो फॉल और रिडक्शन इन फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जब कंपनी का जो कैश है, सरप्लस है, वो जो है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो उसका जो है अर्निंग पर शेयर भी वो कम हो जाता है। ठीक है, और जब नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होते हैं, मान लो अभी कंपनी का 1 लाख का प्रॉफिट है और कंपनी के पास शेयर्स जो हैं वो 2 लाख शेयर्स हैं, तो पर अर्निंग पर शेयर कंपनी का 0.5 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इसमें से 1 लाख शेयर्स कम कर दे, कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख शेयर हो, तो ये अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ जाएगा। तो बायबैक करने से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है रिड्यूस हो जाते हैं, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस होने की वजह से जो है अर्निंग पर शेयर भी जो है फिर वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर उसके फॉल ना आए और या रिडक्शन ना हो प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो उसका क्या होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाती है। मान लो कंपनी की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू, टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 1 करोड़ रुपए है, और उसके पास जो शेयर्स हैं वो 2 करोड़, 2 लाख शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2 लाख है। तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर जो है वो कितना निकल के आएगा, 50 रुपीज निकल के आएगा। अगर वो इसमें से 1 लाख शेयर जो है वो बाय बैक कर ले और उसको कैंसिल कर दे, तो कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख ही शेयर्स बचेंगे,
तो जब 1 लाख शेयर्स बचेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू को जब हम कंपनी की डिवाइड करेंगे 1 लाख शेयर्स पे, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, 100 रुपीज हो जाएगी डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो पर शेयर जो है इंट्रिंसिक वैल्यू भी इससे बढ़ जाती है जब नंबर ऑफ शेयर हमारे कम हो जाते हैं। प्रिवेंट द टेक ओवर ऑफ द कंपनीज बाय कॉम्पिटिटर्स। तो जब नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होते हैं तो मार्केट में भी जो है शेयर ज्यादा होते हैं, तो चांसेस ये होता है कि कंपटीटर्स जो है वो शेयर को परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ शेयर्स हम बायबैक कर लेंगे तो उससे मार्केट में अवेलेबल जो है शेयर्स वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपटीटर्स जो है हमारे बिजनेस को टेक ओवर नहीं कर सकते थे। इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग भी बढ़ जाती है प्रमोटर्स की अगर हम बायबैक कर लेते हैं। enables the company to achieve internal reconstruction by making the share capital compatible with real value of assets through the process of reducing the share capital, prevents the downward trend or fall in the value of shares। ठीक है, जब बायबैक ऑफ शेयर्स हो जाता है तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, उनकी बुक वैल्यू बढ़ जाती है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाता है, तो मार्केट में इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा चीज ये भी होता है जब अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है शेयर्स की मार्केट में, तो जो है सप्लाई जो है वो बढ़ जाती, सप्लाई कम हो जाती है डिमांड के मुकाबले। तो जब डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होती है तो शेयर की वैल्यू जो है फिर वो बढ़ने लगती है। तो कंपनी का मान लो सपोज करो कि शेयर्स जो है वो डाउनवर्ड में जा रहे हैं, तो शेयर्स गिरते चले जा रहे हैं। ठीक है, गिरते कब हैं शेयर्स कंपनी के, जब उसकी सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है। तो जब कंपनी जो है कुछ शेयर को जो है बायबैक कर लेगी तो अवेलेबल शेयर जो है मार्केट में वो कम हो जाएंगे, जब कम हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होने की वजह से जो है फिर इसके डाउनवर्ड ट्रेंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर जो है कंपनी जो है सप्लाई कम होने की वजह से उसके शेयर जो है फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एडवांटेज क्या क्या होती हैं, वो अपने सरप्लस को, कंपनी अपने सरप्लस को यूटिलाइज कर सकती है, रिटर्न ऑन कैपिटल जो है इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्रूव हो जाता है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो अर्निंग पर शेयर भी जो है वो बढ़ जाती है। इट enables the settlement with dissatisfied or dissenting members of the company. It enables the company to buy the shares of retiring employees। ठीक है, इससे जो रिटायरिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनके शेयर्स जो है कंपनी परचेज कर सकती है। तो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट कैन कीप देयर कंट्रोल ओवर द कंपनी। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं और मैनेजमेंट है वो कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल बाकी रख सकते हैं, क्योंकि जब शेयर्स ही अवेलेबल कम होंगे मार्केट में परचेज करने के लिए तो लोग जो हैं, जो कंपटीटर्स हैं वो हमारे शेयर्स को जो है परचेज नहीं कर पाएंगे, मेजोरिटी में नहीं आ पाएंगे परचेज करके। ठीक है, तो हॉस्टाइल टेक ओवर अटेम्प्ट्स जो है उससे हम मुश्किल हो जाएगा, उसको कोई और हॉस्टाइल टेक ओवर जो है नहीं कर पाएगा। ठीक है, रिमेनिंग शेयर होल्डर्स आर कैप्ड हैप्पी बिकॉज, तो और जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स होंगे वो भी खुश रहेंगे क्योंकि उनका जो डिविडेंड बढ़ जाएगा, उनका वैल्यू ऑफ देयर, उनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी लॉन्ग रन में। ठीक है, क्योंकि अगर तो कंपनी जो है स्टीडी प्रोग्रेस करती रहे तो फ्रैक्शनल शेयर होल्डिंग और ऑड लॉट्स जो है वो अवॉइडेड किए जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी एनकरेज करती है शेयर होल्डर के अपने जो ऑड लॉट्स हैं उनको वो सेल कर दे। इससे जो है कंपनी की लिक्विडिटी जो है, इट ब्रिंग्स लिक्विडिटी इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, इससे जो है लिक्विडिटी आ जाती है इन्वेस्टर्स के हैंड्स में, मतलब उनके पास कैश चला जाता है। जब कंपनी बायबैक करती है तो उनको कैश पे करती है तो इन्वेस्टर्स के पास में कैश आ जाता है। इट रैशनलाइजेस द कैपिटल स्ट्रक्चर भी रैशनलाइज हो जाता है। डेंजर्स क्या है बायबैक के, इट विल प्रोवाइड एन एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर इनसाइड ट्रेडिंग। ठीक है, इनसाइड ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जो है इसमें बढ़ जाती है। बायबैक से जो है आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन भी हो सकता है स्टॉक प्राइसेस का। पोजीशन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो वीकेंड हो जाती है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की पोजीशन वीकेंड क्यों हो जाती है, क्योंकि जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास से शेयर और कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो है परचेज कर रही है कंपनी, तो फिर वो माइनॉरिटी जो है वो और कम हो जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या है बायबैक के, कंपनी जो है अपने शेयर्स को परचेज कर सकती है ओन शेयर्स या फिर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को अपने फ्री रिजर्व से कर सकती है। ठीक है, जैसा कि हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किया था, तो वो जैसे फ्री रिजर्व से हो सकता है तो ये भी बायबैक भी फ्री रिजर्व से हो सकता है।
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हो सकता है, या फिर प्रोसीड ऑफ कोई भी शेयर को इशू करके उससे प्रोसीड से हो सकता है, या कोई और सिक्योरिटी से। लेकिन यहाँ पे हाउएवर इट मस्ट बी क्लैरिफाइड दैट नो बायबैक शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू। ठीक है, इससे पहले जो इशू है सेम काइंड के, मतलब सेम काइंड का अगर हमने इशू किया हुआ है उससे पहले का, उसके प्रोसीड से नहीं कर सकते। सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से नहीं कर सकते। जब कंपनी वैन परचेज इट्स ओन शेयर, जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेज करती है, व्हेन अ कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, जब वो अपने खुद के शेयर्स फ्री रिजर्व से परचेज करती है, तो सेक्शन 69 रिक्वायर करता है कि वो इक्वल टू उसके नॉमिनल वैल्यू के इक्वल जो है शेयर के, जो से जो परचेज ऑफ वैल्यू ऑफ द शेयर सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जैसा प्रेफरेंस शेयर में हमने देखा था कि हमें जो है उसके नॉमिनल वैल्यू के और के इक्वल अमाउंट जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है बनाना पड़ता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी जितना हमें जो है आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, तो फ्री रिजर्व से हमें अगर करना है, खुद के फ्री रिजर्व से कंपनी को परचेज करना है, तो उसको उसके इक्वल अमाउंट का, उसके नॉमिनल वैल्यू के इक्वल अमाउंट का जितना उसे परचेज करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है बाद बी यूज होंगी बाद में फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के इशू करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये पहले भी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि कैपिटल रिजर्व को सिर्फ हम फुल्ली पेड बोनस शेयर को इशू करने के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी कंपनी को बायबैक करना होगा उतना उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है उसके नॉमिनल वैल्यू पे इक्वल क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जब भी हम परचेज करेंगे, कहाँ से परचेज करेंगे, फ्री रिजर्व से परचेज करेंगे, तो हमें उसके नॉमिनल वैल्यू के इक्वल का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा। ठीक है, और बाद में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को हम जो यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर को इशू करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्री रिजर्व्स मींस, फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, जो कि लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो है अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एज ए डिविडेंड। ठीक है, तो अब बायबैक के लिए फ्री रिजर्व्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होती हैं, तो क्या होती है, पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं, सरप्लस प्रॉफिट एज शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, और इसके अलावा वेरियस फंड्स होते हैं जिसमें से जो लायबिलिटी अराइज होती है उसको माइनस करने के बाद, जैसे वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड, इन्वेस्ट इंश्योरेंस फंड एंड सो ऑन। ठीक है, उनकी जो रिस्पेक्टिव लायबिलिटी है वो माइनस करने के बाद जो अवेलेबल होता है फ्री रिजर्व, वो यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर कभी कभी जो है बताया नहीं होता है कि कौन से रिजर्व को हमें यूटिलाइज करना है, तो हमें ये देखना है कि उनमें से ये वाले जो रिजर्व्स हैं उन्हीं को हम यूटिलाइज करेंगे। इनके अलावा कुछ रिजर्व्स होते हैं जिनको हम नहीं यूटिलाइज कर सकते, वो ये है रिवेल्युएशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्रिएटेड अंडर इनकम टैक्स। ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि अगर जब भी ये वाले रिजर्व्स होंगे तो हम इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बायबैक के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी रिजर्व। इनके अलावा ये वाले जो दिए हुए हैं इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो मेंशन यहाँ पे नहीं है उनके अलावा जो होगा उसको हम देखेंगे वो इनमें आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, वेरियस फंड्स हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई लायबिलिटी है तो उनको उस लायबिलिटी को माइनस करने के बाद वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब लीगल प्रोविजंस क्या है बायबैक करने के, तो बायबैक जो है वो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज किया हो तभी कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास किया गया हो जनरल मीटिंग में। ठीक है, जिसमें कंपनी को ऑथोराइज किया जाए परचेज करने के लिए अपने शेयर्स को, और नोटिस ऑफ द मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन जो है इज प्रपोज्ड टू बी पास शुड अकम्पनी
उसमें क्या होना चाहिए, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है जनरल मीटिंग में, उसके अंदर एक फुल और कंप्लीट डिस्क्लोजर हो सारे मटेरियल फैक्ट्स का। ठीक है, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उन सब का एक कंप्लीट डिस्क्लोजर हो। और द नेसेसिटी फॉर द बायबैक, क्या क्यों जरूरत है बायबैक करने की, क्लास ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज जो हम परचेज करने हैं बायबैक में, कौन से क्लास के शेयर्स या सिक्योरिटीज परचेज करने, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा बायबैक में, टाइम लिमिट कितना होगा बायबैक कंप्लीट होने का, ओवरऑल बायबैक लिमिट फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये कुछ चीजें हैं जो एनक्लोज होंगी। ठीक है, अकम्पनीड होंगी किसके साथ में, जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जनरल मीटिंग में। स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा उसके साथ में इससे कंपनी को ऑथराइज किया जाएगा बायबैक करने के लिए, उसमें ये चीजें भी अकम्पनीड होंगी। अब इसके बाद, अब ऐसा नहीं है कंपनी जो है कितने भी शेयर्स बायबैक कर सकती है, उसके लिए एक लिमिट है। ठीक है, तो ओवरऑल बायबैक लिमिट जो है फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, एक लिमिट है। तो वो लिमिट क्या है, 25%। ठीक है, जो जितने उसका पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जो है उसका 25% तक ही बायबैक कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, यानी कि उससे 25% से कम या 25%। ठीक है, लेकिन 25% से ज्यादा नहीं कर सकती बायबैक। ठीक है, ये लिमिट है। तो अब इन रिस्पेक्ट ऑफ द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर, रेफरेंस टू 25% रिस्ट्रिक्शन वुड मीन, इसका मतलब है 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसमें किसकी बात हो रही है, इक्विटी कैपिटल की बात हो रही है, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं हो रही। तो इक्विटी कैपिटल टोटल पेड अप, और वो भी कौन सा पेड अप, ऑथोराइज नहीं है और ना ही इशूड है। ठीक है, पेड अप की बात है। टोटल जितना इक्विटी पेड अप है, इक्विटी कैपिटल पेड अप है, और प्लस फ्री रिजर्व जो है उनका 25% जो है वो बायबैक किया जा सकता है। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट secured or unsecured debt owned by the company after buyback is not more than twice the paid up capital, its free reserve and its free reserve। ठीक है, तो और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि चलो 25% का तो ठीक है, इसके बाद इतना कर सकती है कि उसका जो बायबैक करने के बाद जो एक डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा ना हो जाए, 2:1 से ज्यादा ना हो जाए। सपोज करो कंपनी के पास जो है 2,25,000 के जो है वो क्या है, 2,25,000 के इक्विटी है, 2,25,000 का इक्विटी है। ठीक है, और कंपनी के पास जो शेयर वो है, लोन वगैरह है, डेट्स हैं, वो कितने हैं, वो 4 लाख के हैं। तो कितने, 4 लाख के हैं। ठीक है, अब कंपनी जो है बाय बैक कर रही है। अभी इससे पहले जो उसका डेट इक्विटी रेशियो, ये इसको हम कर लेते हैं 3 लाख कर लेते हैं। 3 लाख है इक्विटी कैपिटल, लेकिन जो 25% होता है, 250 करेंगे तो 25, 225 ही रखते हैं इसको, 225। ठीक है, तो 225 इक्विटी है और 4 लाख जो है इसका डेट है। ठीक है, तो इसका डेट इक्विटी रेशियो क्या आ रहा है इस टाइम पर, का डेट इक्विटी रेशियो आ रहा है तो 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाई 2,25,000। ठीक है, तो इसका डेट इक्विटी रेशियो आ रहा है 2 लाख, वो 1.78। ठीक है, 1.78 आ रहा है। ठीक है, अब ये इसका डेट इक्विटी रेशियो। अब कंपनी जो है वो रिडम्पशन कर रही है अपने 25% का। ठीक है, 25% से कम कर रही है। ठीक है, तो 2,25,000 का 25% कितना होता है, 2,25,000 का 0.25% होता है 56,250। लेकिन कंपनी सिर्फ कितना कर रही है, 50,000 का रिडम्पशन कर रही है।
तो 50,000 का रिडम्पशन करने के बाद 50,000 का जो है इक्विटी जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा? सिर्फ बचेगा दो 1,75,000 बचेगा। 1,75,000 ही कैपिटल बचेगा। ठीक है, अब नया इसका डेट इक्विटी रेशियो क्या आएगा? इसका नया डेट इक्विटी रेशियो आएगा 2:1 का, जो कितना होगा? नहीं, 2:1 से कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 2:1 से कंपेयर करेंगे उससे। हमने कंडीशन ये है कि 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर द बायबैक। तो अब हमने बायबैक कर लिया, अगर हम 50,000 का बायबैक कर लेते हैं तो कितना आएगा नया डेट इक्विटी रेशियो, वो कैलकुलेट करके देखते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाई 1,75,000। ठीक है, तो इसका आ रहा है 4 लाख divided by 1,75,000। 2.28। ठीक है, 2.29 आ रहा है, 2.29 आ रहा है, जो कि 2 से ज्यादा हो गया। अब हमारा 2.29 जो कि 2 से ज्यादा हो गया, तो ये हमारा जो है, हम इतना जो है बायबैक नहीं कर सकते। हम कितना बायबैक से कर सकते हैं? हम उतना ही बायबैक कर सकते हैं कि हमारा 2:1 से ज्यादा ना हो। तो मिनिमम से मिनिमम हम कितना जा सकते हैं? हम 2 लाख तक रिड्यूस कर सकते हैं अपने कैपिटल को। कितना रिड्यूस कर सकते हैं? 2 लाख तक, क्योंकि हमारा जो 2:1 का जो रेशियो वो तब बनेगा, 2:1 का रेशियो तब बनेगा कि जब ये हमारा डेट का आधा रह जाए, डेट का हाफ रह जाए। उससे हाफ से कम नहीं होना चाहिए 2:1 से के अंडर में रखने के लिए। हमारा जो इक्विटी है वो डेट के हाफ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हाफ कितना है? 2 लाख। तो इसका मतलब हमारा इक्विटी 2 लाख से कम नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब हम कितना कर सकते हैं? सिर्फ 25,000 का ही बायबैक कर सकते हैं। तो दो कंडीशन है बायबैक करने के लिए। एक कंडीशन तो ये है कि हमारा जो बायबैक है हम वो सिर्फ 25% ही कर सकते हैं। इसका फ्री रिजर्व और पेड अप कैपिटल का 25% तक की वैल्यू का ही बायबैक कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 25% से ज्यादा नहीं कर सकते, 25% से कम कर सकते हैं या 25% कर सकते हैं। उसके अलावा कि बाय जो हम 25% करने के बाद, ये 25% से कम करने के बाद जो इसका डेट डेट इक्विटी के रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो उसका रेशियो है एग्रीगेट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ओन कैपिटल का अब बायबैक करने के बाद ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल का। ठीक है, फिफ्थ, पेड अप, फुल्ली पेड अप क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हमारा पहले भी था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी था और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में भी था। ठीक है, क्या क्या था ये कि जब भी हम रिडम्पशन करेंगे, जब भी हम रिडम्पशन करेंगे तो हमारा जो है जो शेयर्स होने चाहिए, जो या डिवेंचर्स होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। तो उसी तरह से बायबैक में भी जब हम बायबैक कर रहे हैं तो शेयर्स कैसे होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो हम उनको फुल्ली पेड अप कराएंगे, या तो जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको कॉल्ड करेंगे, रिसीव करेंगे, और अगर हमारा कुछ एरियर्स है और उसको फोरफिट करना है तो उसको फोरफिट कर लेंगे। ठीक है, फुल्ली पेड होना चाहिए। तो ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को बायबैक, जिनको हमें बायबैक करना है वो कैसे होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में विद इन द रेगुलेशन मेड बाय सेबी के होना चाहिए इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो सेबी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो उसके रेगुलेशन जो भी हैं सेबी के, उनको हमें फॉलो करते हुए उनको करना होगा। तो बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंपनी नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग में जो भी रूल है अपनी जगह पे उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा। ठीक है, तो अभी तक जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने जो आया है पॉइंट्स, वो कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं? एक तो क्या है कि फाइनेंशियल ईयर में कितना मिनिमम हम कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। दूसरा कि का रेशियो जो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो का। फुल्ली पेड होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले एक और आया था क्या कि उसका हमें क्या करना है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है।
वो अथॉरिटी का चेक करो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना है, ठीक है, इक्वल टू उसके नॉमिनल वैल्यू के, जितना हम उसमें से जितना हम बायबैक कर रहे हैं। अगर हम बायबैक जो है फ्री रिजर्व से कर रहे हैं तो, अगर हम बायबैक फ्री रिजर्व से कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अच्छा, 840 हो गए हैं, कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कंडी मैंने कहा था कि 830 के बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। तो अब किसी को अलाउ नहीं करना, ठीक है। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारा ये था कि हमें क्या करना है, हमें कैपिटल रिडक्शन रिजर्व को क्रिएट करना है। और हम कहाँ से कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। और कहाँ से कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। तो कौन कौन से रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं, इन रिजर्व को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इन रिजर्व को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अभी तक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने ये कंडीशन जो है आई हैं, जो हमें अब जनरल एंट्रीज पास करते टाइम पे, रिकॉर्ड करते टाइम पर इसको बायबैक को हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। कंप्लीशन जो है बायबैक का, ठीक है, एवरी बायबैक जो है वो कंप्लीट होना चाहिए 1 साल के अंदर, 12 मंथ के अंदर अंदर, जब से वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास हुआ है, तब से 1 साल के अंदर अंदर बायबैक कंप्लीट होना चाहिए। मेथड ऑफ बायबैक क्या हो सकता है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, ठीक है। या तो जो भी एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं या सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, उनसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम ले सकते हैं, ठीक है। या फिर ओपन मार्केट में ले सकते हैं, यानी कि जितने भी, इसका मतलब ये है जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, सबसे ले लो प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। मतलब इनके शेयर्स के अकॉर्डिंग हमने, कि हम जैसे मान लो हमारे पास 2 लाख शेयर्स हैं, टोटल शेयर 2 लाख है, और हम कितने 1 लाख जो है वो बायबैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो क्या बन रहा है, 2:1 का बन रहा है। तो जिसके पास भी 2 शेयर है उसका 1 शेयर को हम बायबैक कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे का मतलब ये है। या मान लो जैसे सपोज करो, अगर 2 लाख हमारे टोटल इक्विटी शेयर्स हैं और 50,000 हम बायबैक कर रहे हैं, तो इसका जो बन रहा है 4:1 का है। जिसके पास भी एक शेयर, 4 शेयर है, उसका 1 शेयर हम बायबैक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को जो है, कोई इसमें ये नहीं कि कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, सबके जो है प्रोपोर्शनेटली जो है वो बायबैक हो जाएंगे फिर, ठीक है। ओपन मार्केट में क्या है, ओपन मार्केट में हम ऑफर निकाल देंगे, जिसको अपना शेयर सेल करना है उसका उसका हम बायबैक कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो है शेयर होल्डर की मर्जी होगी, जिसको बायबैक, जिसको सेल करना है वो सेल करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। लेकिन फर्स्ट वाले केस में सबका प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे जो है बायबैक हो जाता है, ठीक है। थर्ड वाला है बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी इशूड टू एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये दोनों जो है शेयर होल्डर्स के लिए है, ठीक है। ये थर्ड वाला जो है, ये वो है जब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने अपने एम्प्लॉयज को इशू किए हुए हैं कंपनी के, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन या स्वीट इक्विटी के तौर पे हमने उनको इशू किए हुए हैं। ये वो शेयर्स हैं कि उनसे हम बायबैक कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइन्थ कंडीशन है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। जब भी हम बायबैक करेंगे, जब भी कंपनी बायबैक करेगी, तो उसको अपने रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा। इन केस ऑफ अगर लिस्टेड कंपनी है तो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जो है फाइल करना पड़ेगा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का, ठीक है। फॉर्म नंबर SH8 लिस्टेड कंपनी के लिए, फॉर्म नंबर SH9 लिस्टेड कंपनी के लिए, ठीक है। और उसको वेरीफाइड बाय और एक एफिडेविट से वेरीफाई करना होगा, ठीक है, दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी बॉट बैक, और जो भी हमने परचेज किया है शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को बायबैक किया है, उनको हम कैंसिल तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उनका फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी करेंगे। फिजिकल डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कि जो भी उनका सर्टिफिकेट होगा, शेयर सर्टिफिकेट होगा, उसको जो है हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। A company shall extinguish and physically destroy the securities so bound back, ठीक है। जो भी कंपनी ने वो बायबैक किया है उसको एक्सटिंग्विश करेगी, फिजिकली डिस्ट्रॉय करेगी, जो भी उसने बायबैक किया है, विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन। जब कंप्लीशन हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है।
फाइलिंग ऑफ रिटर्न कब जब कंप्लीशन हो जाएगा बायबैक का, कंपनी जो है एक फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास या सेबी के पास रिटर्न, जिसमें डिटेल होगी पूरा पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू बायबैक विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, जब कंपनी बायबैक करेगी शेयर्स को तो उसका एक रजिस्टर भी मेंटेन करेगी। ठीक है, जिसमें सारी डिटेल होगी, कौन से सिक्योरिटीज बायबैक की है, कितना कंसिडरेशन पे किया है, डेट ऑफ किस डेट पे उन्होंने शेयर्स को कैंसिल किया है, और एक्सटिंग्विश कब किया, फिजिकल डिस्ट्रॉय कब किया सिक्योरिटीज का या शेयर्स का। ठीक है, पूरा डिटेल जो है उस रजिस्टर में मेंटेन करके रखना होगा। और उसके बाद जो उस तरह के शेयर सिक्योरिटीज को वो इशू नहीं कर सकती 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, जो उसने बायबैक किए हैं सेम टाइप के शेयर्स या सिक्योरिटीज को वो दोबारा से इशू नहीं कर सकती। ठीक है, सेम काइंड के शेयर्स विद इन 6 मंथ्स के पीरियड में, बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स और कन्वर्जन ऑफ वारंट्स। ठीक है, किस तरह से नहीं कर सकती, बोनस शेयर के तौर पे उनको इशू नहीं कर सकती, वारंट्स को कन्वर्ट नहीं कर सकती, स्टॉक ऑप्शन स्कीम को, स्वीट इक्विटी शेयर्स को कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकती, डिबेंचर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकती इक्विटी शेयर। ठीक है, इस तरह से 6 महीने के अंदर एक्सेप्ट विद इन ऑफ 6 मंथ एक्सेप्ट। ठीक है, बस ये चीज कर सकती है और इसके अलावा बाकी फ्रेश जो है उनको नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, अब कंपनी कब प्रोहिबिट होती है बायबैक करने से, सेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया गया है, बाइंग इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड थ्रू एनी सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडियरी कंपनी, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, इनके थ्रू जो है वो बायबैक नहीं किया जा सकता कि अपने सब्सिडियरी कंपनी से ही बायबैक करा रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी से या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से। इफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट करती है रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में, ठीक है, अगर डिपॉजिट्स को रिपे नहीं कर पाती है, इंटरेस्ट को, जो भी इंटरेस्ट ड्यू है, या फिर कोई भी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स या पेमेंट ऑफ डिविडेंड या रिपेमेंट ऑफ एनी अदर लोन या इंटरेस्ट देयर ऑन टू टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसको वो कंपनी भी जो है वो बायबैक नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसमें ये कंपनी भी जो है बायबैक नहीं कर सकती अगर वो एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं कर रही है, फिर एनुअल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं कर रही है, जिसके अकाउंट डू नॉट व्यू। ठीक है, whose account do not view, नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर वो 30 days में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की पेमेंट नहीं करती है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में फेलियर करती है। ठीक है, या अपने बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करती है, तो वो भी बायबैक नहीं कर सकती। तो ये कुछ है जो बायबैक नहीं कर सकती। तो अब यहाँ तक तो ये हमारा थ्योरेटिकल था। अब आ जाओ इसका अकाउंटिंग, हमें जो करना है वो कैसे करना है। तो थ्योरेटिकल में भी कुछ हमारे स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको हमें कंसिडरेशन में लेना होता है अकाउंटिंग करते टाइम पे। वो क्या क्या बताए थे एक बार और देख लेते हैं। एक कि जब भी हम बायबैक करेंगे आउट ऑफ रिजर्व, तो उस टाइम पे हमें उसके जितना हमें बायबैक करना है उसके नॉमिनल वैल्यू के बराबर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना होगा। ठीक है, और वो जो हम यूज कर सकते हैं फ्री रिजर्व्स, वो ये वाले रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं, सरप्लस प्रॉफिट एज शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या वेरियस फंड्स, उनका जो क्लेम है वो माइनस करने के बाद, लायबिलिटी माइनस करने के बाद, सिंकिंग फंड को या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। और इनको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन रिजर्व को, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को। ये इंपॉर्टेंट है, गलती से भी इनको जो है यूटिलाइज ना कर लें, क्योंकि फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को, क्योंकि ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को तो सिर्फ हम बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी यूज नहीं कर सकते, डिफरेंशियल रिडम्पशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते, शेयर फॉरफिटेड को यूज नहीं कर सकते, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट तो चीज ये हो गई कहाँ से, रिजर्व के रिलेटेड में, कि कौन से रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन से यूटिलाइज नहीं कर सकते, और हमें कितना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा फ्री रिजर्व से जब हम वो कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा अकाउंटिंग जो है हमने क्या देखा था अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 25% या उससे ज्यादा जो है, 25% से ज्यादा जो है वो बायबैक नहीं कर सकती कैपिटल और फ्री रिजर्व का। ठीक है, और इसके अलावा कि अगर 25% तो कर
कर सकती है, लेकिन करने के बाद उसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बायबैक करने के बाद उसका डेट इक्विटी रेशियो 2 या 2 से कम रहना चाहिए। ठीक है, और क्या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकती है। अच्छा चलो, यही सब हो गया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर से। अब हमारा जो है अकाउंटिंग शुरू करते हैं कि कैसे हम क्या अकाउंटिंग करेंगे। तो मेथड्स ऑफ बायबैक, मेथड्स क्या क्या हैं? तो दो मेथड्स हैं, फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, ये टेंडर मेथड है, इसको टेंडर मेथड कहा जाता है। और दूसरा है फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, तो बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, अंडर इस मेथड में क्या होता है, कंपनी एक प्राइस फिक्स कर देती है। ठीक है, कंपनी एक प्राइस फिक्स कर देती है जिसपे वो बायबैक करना चाहती है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब एक नंबर ऑफ शेयर्स बता देगी कि हम इतना शेयर्स को बायबैक करेंगे और इतने प्राइस पे करेंगे। ठीक है, फिक्स कर देती है अपने शेयर होल्डर से कितने शेयर्स बायबैक करने। अगर नंबर ऑफ शेयर्स जो भी ऑफर कर रही है बायबैक करने के लिए स्टेटेड प्राइस पे is more than the number of shares to be bought back। ठीक है, जो बायबैक करने के लिए ऑफर कर रही है और वो मोर देन है बाउट बैक कर, जो वो एक्चुअल में बाउट बैक कर रही है, तो देन द शेयर्स आर बाउट बैक फ्रॉम ईच शेयर होल्डर प्रोपोर्शनेटली। तो वो हर शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेटली बाय बैक करेगी। दूसरा बाय बैक फ्रॉम ओपन मार्केट, ओपन मार्केट से बाय बैक करने में तो एक स्टॉक एक्सचेंज से बाय बैक कर सकती है या फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से बाय बैक कर सकती है। ठीक है, जब बाय बैक कर रही है इससे ओपन मार्केट में, तो ओपन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में बाय बैक कर सकती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर सेल हो रहे हैं उनको बाय बैक कर सकती है मार्केट से, या बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। ठीक है, तो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, अंडर दिस मेथड कंपनी जो है बायबैक करती है शेयर्स को थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है, टिल इट परचेज द प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ शेयर, जब तक के वो जितना उसने डिसाइड किया है प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, तब तक वो बाय करती है जो ओरिजिनली डिसाइडेड टू बाय बैक, जो उसने ओरिजिनली डिसाइड किया है। मार्केट प्राइस डज नॉट एक्सीड द प्री डिटरमाइंड, और उसका प्राइस भी जो है वो जो उन्होंने पहले से डिटरमाइन किया है कि मैक्सिमम प्राइस इतना बाय बैक करेगी, तो जब तक उस तक ना पहुंच जाए। ठीक है, सपोज करो वो बाय बैक कर रही है कंपनी और उसने जो है ये डिसाइड किया है कि इसका शेयर का प्राइस इससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम प्राइस उसने ये लेवल पे डिसाइड किया और अभी कम उसका शेयर प्राइस, मार्केट शेयर प्राइस इतना चल रहा है। ठीक है, अब वो बाय बैक कर रही है, करते 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 उसका शेयर प्राइस यहाँ आ जाता है मैक्सिमम पे, तो वो यहाँ तक ही बायबैक कर सकती है। अगर इससे ऊपर चला जाएगा प्रीडिटरमाइंड मैक्सिमम प्राइस से, तो वो वहां पे उसके ऊपर बायबैक नहीं करेगी। ठीक है, वहां पे रुक जाएगी, फिर थोड़ा वेट करेगी, अगर नीचे आता है तो फिर बायबैक करेगी, अगर नहीं आता है तो नहीं कर सकती। ठीक है, और उतने ही नंबर बायबैक कर सकती है, नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकती है जितना उसने पहले से प्री डिटरमाइंड किया है। नंबर ऑफ शेयर भी प्री डिटरमाइंड तक बायबैक कर सकती है और मैक्सिमम प्राइस तक पहुंचने तक बायबैक कर सकती है। यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस क्यों डिसाइड किया गया है, फिक्स प्राइस क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि मार्केट में कभी भी प्राइस फिक्स नहीं रहता, वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। मैक्सिमम लिमिट इसलिए तय की गई है क्योंकि जो है जब वो बायबैक करेगी तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी भी बायबैक कर रही होगी और फिर लोग भी सोचेंगे कि हाँ आपका नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, कंपनी का प्राइस जो है वो बढ़ेगा फ्यूचर में, तो वो भी बायबैक करना शुरू कर देंगे और सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि हाँ अब जो है कंपनी बायबैक कर रही है, कंपनी के प्राइस शेयर जो है शेयर प्राइस जो है वो बढ़ेंगे, तो वो भी सेल नहीं करते हैं अपने शेयर प्राइस शेयर्स को। ठीक है, तो सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, जिससे प्राइजेस बढ़ने लगते हैं। ठीक है, लेकिन अब कंपनी के प्राइस जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि कंपनी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, कंपनी के लिए वो महंगा साबित होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है फिर वो उसका एक मैक्सिमम प्राइस तक जाने तक ही बाय बैक करेगी, या फिर उसके नंबर जितने उसने डिटरमाइन किए उतने पूरे होने तक बाय बैक करेगी। ठीक है, तो सेबी गाइडलाइन प्रोवाइड दैट, सेबी की गाइडलाइन में ये है कि अगर बायबैक जब होता है शेयर्स का स्टॉक मार्केट रूप से, तो परचेजेस शैल नॉट बी मेड फ्रॉम द प्रोमोटर्स। ठीक है, तो किसके शेयर्स नहीं होने चाहिए, वो प्रोमोटर्स के शेयर्स नहीं होने चाहिए या फिर
जो कंट्रोल में है पर्सन उसके शेयर नहीं हो सकते होने चाहिए, ठीक है। और बायबैक ऑफ शेयर जो है वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से हो विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अब इसमें ओपन मार्केट में सेकंड है थ्रू स्टॉक बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो इस मेथड में एक कंपनी जो है ऑफर करती है बायबैक करने के लिए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स को, ठीक है, टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को एक ऑफर करती है कि हाँ हम इतने जो है बायबैक करेंगे शेयर, ठीक है। एक स्पेसिफाइड रेट उसमें बता दिया जाता है और शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि वो बिड करें, कोटिंग करें एक प्राइस, अ प्राइस विद इन द प्राइस रेंज। जो पहले प्राइस रेंज देती है, मान लो कंपनी का अभी प्राइस मार्केट प्राइस चल रहा है 400, तो सपोज करो कि कंपनी ने एक प्राइस बैंड दे दिया, ठीक है, कि हमारा जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 450 से 600 रहने वाला है, ठीक है। अब इसके बीच में या सिक्स इससे कम भी रख सकते हैं, मान लो 350 टू 500 रख दिया, ठीक है। इस प्राइस बैंड में हम बाय बैक करेंगे, तो और उनको इनवाइट करती है शेयर होल्डर्स को, और फिर वो शेयर होल्डर्स जो है उस प्राइस को कोट करते हैं जिसपे वो अपने इतने नंबर ऑफ शेयर्स और इतने प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, वो सब बिड लगा देते हैं, बिड लगाते हैं कोटिंग ऑफ प्राइस विद इन द प्राइस रेंज। जो उनका प्राइस रेंज है, ये प्राइस रेंज जो कंपनी ने दिया है उसके अंदर वो बिड लगाते हैं, जिसको जितना मर्जी चाहे वो बिड लगा सकते हैं। मान लो किसी के पास 100 शेयर है, वो उसमें से सिर्फ 50 ही सेल करना चाहता है और किस प्राइस पे सेल करना चाहता है वो उसमें बिड लगा देगा, ठीक है। वो करना चाहता है अपने 500 पर, ठीक है, 50 शेयर, या किसी के पास ज्यादा शेयर है वो चाहता है कि हर हाल में मेरे ही शेयर बिक जाए, तो वो हो सकता है 450 पे लगा दे बिड, ठीक है। उसके मान लो किसी के पास 10,000 शेयर है, उस 10,000 शेयर की 450 पे बिड लगा दे। तो अपने हिसाब से जो शेयर होल्डर्स हैं वो बिड लगा सकते हैं अपने नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर बायबैक आफ्टर रिसीविंग, जब बिड्स मिल जाएगी कंपनी को तो कंपनी जो है उसमें नीचे के प्राइस से सेलेक्ट करना शुरू करती है जो कि ऑफर्ड प्राइस है, लोएस्ट प्राइस, उसके बाद ऑनवर्ड तक वो सेलेक्ट करना शुरू करती है जो उसका कम्युलेटिव नंबर जो है जो कि इक्वल हो जाए उसके जितना उन्होंने ऑफर किया है, इनवाइट किया है कंपनी ने बायबैक करने के लिए, प्रपोज किया है बायबैक करने के लिए, ठीक है। तो मान लो कंपनी ने जो है 1 लाख शेयर बायबैक करने के लिए ऑफर किया है, तो वो जब तक 1 लाख पूरे नहीं हो जाते वो नीचे से कम्युलेट करती रहेगी, नीचे के प्राइसेस से इकट्ठा करती रहेगी और उसको जब तक करती रहेगी जब तक कि वो 1 लाख पूरे ना हो जाए। तो कंपनी जो है बायबैक प्राइस भी फिक्स करती है एक रेंज में, जिसका एक मिनिमम ऑफर प्राइस होता है, एक हाई प्राइस होता है, जैसे इसमें बताया था मिनिमम 350 और मैक्सिमम 500, ठीक है। और इस प्राइस रेंज के बाहर ना इससे कम ना इससे ज्यादा कोई बिड कर सकता है जिसको अपने शेयर ऑफर करने हैं, ठीक है, उस शेयर आर एक्सेप्टेड फॉर बायबैक, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। हाँ भाई, वो क्लास में बच्चे सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए 2 मिनट के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसका अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसमें जो है कुछ सेक्शंस हम बना लेते हैं कि जो हमें जो है समझने में आसानी हो जाएगी कि हमें क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, जब भी हम बायबैक करेंगे तो वो क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। या जो भी सिक्योरिटी है इक्विटी शेयर है वो क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए, तभी हम उसको बायबैक कर सकते हैं। तो अब उनको जो है सबसे फर्स्ट सेक्शन में तो क्या है, जो फुल्ली पेड बनाने की एंट्री होगी, अगर फुल्ली पेड नहीं है तो उनको फुल्ली पेड बनाने की एंट्री होगी, ठीक है। तो उसको एंट्री क्या है कि फुल्ली पेड ना होने का मतलब क्या बताया था मैंने, जिनके कुछ अमाउंट जो है कॉल्ड करना रह गया या फिर कॉल्ड किया हुआ है, पे नहीं किया शेयर होल्डर्स ने, ठीक है।
तो कॉल करना रह गया तो उसको कॉल कर लेंगे। तो शेयर कॉल करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ड्यू करने की एंट्री फाइनल कॉल को। फिर उसके बाद रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये पहला पोर्शन हो गया जो हमारी कंडीशन है कि वो फुल्ली पेड होना चाहिए। दूसरा पोर्शन कि अगर हम उसको फ्रेश इशू ऑफ शेयर से बाय बैक करेंगे, मतलब हमने जो अलग अलग कैटेगरी वो बनाया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से कि कहाँ कहाँ से हो सकता है, एक रिजर्व से हो सकता है, ठीक है, फ्री रिजर्व से हो सकता है, और कहाँ से हो सकता है, फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल से हो सकता है। ठीक है, एडवांटेज है बाय बैक। तो कहाँ कहाँ से हो सकता है ये हमने यहाँ पे देखा था। तो पहला कहाँ से हो सकता है, फ्री रिजर्व से हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हो सकता है। थर्ड जो है प्रोसीड फ्रॉम शेयर से हो सकता है। ठीक है, कोई भी नए शेयर इशू करो, कोई भी नए शेयर इशू करो और उनके पैसे को यूज करो। ठीक है, तो ये तीन जो है सोर्सेज हैं कहाँ से हम जो है बायबैक कर सकते हैं। तो अगर हमारा बायबैक जो है वो कहाँ से हो रहा है, बायबैक हमारा फ्रेश इशू से हो रहा है तो उसकी एंट्री हमें दिखानी होगी। ठीक है, पहले उसकी एंट्री दिखानी होगी अगर फ्रेश इशू से हो रहा है। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या है, इशू की एंट्री जो होती है, इशू हमारा पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है। ठीक है, डिस्काउंट पर जो है वो हम कर ही नहीं सकते हैं इशू। तो इशू पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है। तो पहले हमारे पास पैसे आएंगे और यहाँ पे भी हम क्या है लमसम में करेंगे, जैसे कि हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में देखा था। अगर न्यू इशू करके होता है तो उसमें यही मेथड होता है। ठीक है, सेम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, पहली एंट्री जो हो जाएगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी लेने की हो जाएगी। दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसका अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ये क्या है पार में। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम में क्या होता है, इंक्लूडिंग प्रीमियम हम रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव करते हैं। जिसका दूसरा हम एक इसको जो है रिडम्पशन करने के लिए 1,000 शेयर्स जो है वो इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज ईच के प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम। तो पर शेयर वैल्यू इशू प्राइस कितना हो गया, 110 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में हम कितना रिसीव करेंगे, 1,10,000 रुपये रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। और जब हम यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 1,10,000 अमाउंट आएगा। ठीक है, और शेयर कैपिटल में जो है उसका नॉमिनल वैल्यू जाएगा सिर्फ 1,00,000 रुपए, और सिक्योरिटी प्रिंसिपल में सिर्फ 10,000 जाएगा जो उसका प्रीमियम सिक्योरिटी प्रिंसिपल है। ये सब एंट्रीज तो हम इशू ऑफ शेयर्स में देख चुके हैं। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर की एंट्री हो जाएंगी। तो पहली एंट्री हो गई फुल्ली पेड करने की एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री जो है इशू की एंट्री हो जाएगी। दूसरा सेक्शन क्या है, इशू करने का है। ठीक है, तीसरा सेक्शन जो है, और इशू करने में वो पार पर हो सकता है या फिर हमारा प्रीमियम पर हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा सेल करने का, कि अगर हम जो है पैसा जो है अरेंज कर रहे हैं कहाँ से, कि अब हम कर तो रहे फ्री रिजर्व को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इनसफिशिएंट कैश है। तो हम कैश को अरेंज कर सकते हैं फ्रेश इशू करके, या फिर कैश को अरेंज कर सकते हैं अपने एसेट्स को बेच करके। तो जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो वो हमारा या तो प्रॉफिट पे बिकेगा या हमारा लॉस पे बिकेगा। ठीक है, तो जब बिकेगा तो एसेट्स जो है वो रिड्यूस होता है या इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और पैसा आएगा तो बैंक को डेबिट किया जाएगा। और लॉस अगर हमें होगा तो लॉस को डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा उसके लिए। और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सपोज करो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट जो है उसकी बुक वैल्यू 1,00,000 रुपए है। बुक वैल्यू कितना है उसका, 1,00,000 रुपए। अब हम जब वो सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू जो है 1,40,000 है। ठीक है, 1,40,000 रुपए में सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे कितना आएंगे, जितने में हम सेल कर रहे हैं 1,40,000 रुपए। और यहाँ पर क्या आएगा, उसकी बुक वैल्यू आएगी।
जितना बुक वैल्यू था 1 लाख रुपए था, ठीक है। अब ये हमें प्रॉफिट हो रहा है 40,000 का, तो प्रॉफिट में आ जाएगा 40,000 का, ठीक है। लेकिन अगर ये हमें मिल रहा, इसके सिर्फ 90,000 ही मिल पाते, अगर इसके सिर्फ 90,000 ही मिल पाते, तो यहाँ पे जो है क्या एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी, बैंक में आएंगे फिर 90,000 जितने हमें मिल रहे हैं, और एसेट्स में आएंगे वैल्यू में उसके 1 लाख रुपए जिसकी उसकी बुक वैल्यू है, और फिर यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है तो 10,000 आ जाएंगे। तो या तो हमें लॉस होगा या हमें प्रॉफिट होगा सेल करने पे, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और लॉस होगा तो उसको डेबिट कर देंगे। और एसेट्स में जो भी एसेट है, मशीनरी है या इन्वेस्टमेंट है या लैंड है, जो भी चीज बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, उसकी जो बुक वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और बैंक में जितने में हम उसको बेच रहे हैं, जितना उसका सेल प्रोसीड है, ठीक है। तो ये सेल करने की एंट्री, तो ये जो है अरेंज, कैश को अरेंज करने का है, तो इशू या फिर सेल, ठीक है, इशू या फिर सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, तो ये अरेंज, कैश अरेंज करने की एंट्री होगी। फिर तीसरी तीसरा सेक्शन जो है वो इशू ऑफ डिबेंचर करने का है, ठीक है। यानी कि हम जो है डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन में हमने क्या इशू किया, शेयर इशू करे, दूसरे सेक्शन में क्या इशू करे, एसेट्स इशू करे, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे पास, ये नहीं कि हर जगह ये सारी चीजें होंगी, हर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर भी अगर एट पार पे हो सकते हैं या डिस्काउंट पर हो सकते हैं, एट पार हो सकते हैं या फिर एट डिस्काउंट हो सकते हैं। प्रीमियम पर जो है वो नहीं होते हैं डिबेंचर, जो इशू इशू जो है वो प्रीमियम पर नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस होता है जो प्रीमियम पे इशू हो जाए, वो मुश्किल ना के बराबर। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट अगर पार पे है, और अगर एट डिस्काउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये सब हम डिबेंचर के इशू की एंट्री में भी देख चुके हैं, ठीक है। और अगर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, ठीक है, अगर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये तीनों है, पार पर इशू करने की, डिस्काउंट पर इशू करने की, और प्रीमियम पर इशू करने की एंट्री डिबेंचर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया इशू करने का या फिर सेल आउट करने का, शेयर इशू करने का, एसेट इशू करने का, या डिबेंचर इशू करने का, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम फ्री रिजर्व से इशू कर रहे हैं, अगर हम फ्री रिजर्व से इशू कर रहे हैं, तो रिजर्व को हमें क्या करना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, उतने अमाउंट का जितना हम बाय बैक कर रहे हैं, जितना हम बाय बैक कर रहे हैं उसका नॉमिनल वैल्यू, उसका नॉमिनल वैल्यू। अब सपोज करो हम तो मार्केट वैल्यू पे बाय बैक कर रहे हैं, उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 500 का, लेकिन उसका जो नॉमिनल वैल्यू है वो सिर्फ 200 है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम बाय बैक कर रहे हैं, सपोज करो 1000 शेयर्स हम बाय बैक कर रहे हैं, तो उसके नॉमिनल वैल्यू 200 है, तो उसके 1000 इंटू 2 लाख का हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। याद रखना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का कंडीशन जो है वो क्रिएट करने का है उसके नॉमिनल वैल्यू के बराबर, जितना हमें बाय बैक करना है उतने शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू के बराबर कैपिटल रिडम्पशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और ये कहाँ से क्रिएट होगा, फ्री रिजर्व से क्रिएट होगा, ठीक है। सिक्योरिटी फ्री रिजर्व को इसमें फर्स्ट पे रखा जाएगा, ठीक है। फिर सरप्लस, जनरल रिजर्व, और कोई भी डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है, वो डेबिट हो जाएंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब अमाउंट पेबल ऑन बायबैक, अब उसको जो हम हमें रिकॉर्ड करना है कितना अमाउंट पेबल होगा बायबैक पर। अब यहाँ से प्रोसीजर शुरू हुआ है बायबैक करने का, ठीक है, यहाँ से प्रोसीजर शुरू हुआ है बायबैक करने का, और प्रोसीजर में बायबैक शुरू करने से पहले ही हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना होता है, ठीक है। और उससे पहले की कंडीशंस ये सारी हमें फुल, ये सारी वो करनी होती है, शेयर इशू करने की, डिबेंचर इशू करने की या सेल करने की। अब बायबैक को, प्रोसीजर को शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसका अमाउंट ड्यू करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, जितना हमें बायबैक करना है, जितने प्राइस पे बायबैक करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर हम पार पे कर रहे हैं, एट पार पे कर रहे हैं, तो पहली एंट्री जो होगी वो उनको ड्यू करने की होगी, ड्यू करने की एंट्री में उनको कैंसिल करने की एक तरह से एंट्री होगी। शेयर कैपिटल को हम इशू करते टाइम पर डेबिट, वो क्रेडिट करते थे, अब शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, वो डेबिट कर देंगे सब। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये उनका अमाउंट जो है हमने उनको पेबल कर दिया। ठीक है, ड्यू कर दिया उनको इक्विटी शेयर होल्डर। अगर वो पार पे हो रहा है तो जिस पूरा पार पार उसका नॉमिनल वैल्यू हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था मार्केट वैल्यू 500 पे कर रहे हैं, उसका मार्केट वैल्यू कितना है 500 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना प्रीमियम दे रहे हैं 300 रुपीज का प्रीमियम दे रहे हैं उनको। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक को डेबिट करना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ उसका फेस वैल्यू जाएगा, नॉमिनल वैल्यू जाएगा, और यहाँ पर प्रीमियम में उसका जो डिफरेंस है फेस वैल्यू में और बायबैक वैल्यू में, ठीक है, वो प्रीमियम वाला पार्ट जो है वो प्रीमियम पेबल और बायबैक अकाउंट में जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, या कभी हो सकता है कि बाय उसकी जो वैल्यू है शेयर की वो नॉमिनल वैल्यू से भी गिरी हुई है, नॉमिनल वैल्यू से भी ज्यादा कम है। ठीक है, तो अगर वो नॉमिनल वैल्यू से भी ज्यादा कम है तो इसका मतलब हम उसको डिस्काउंट में बाय बैक कर रहे हैं। ठीक है, उसका नॉमिनल वैल्यू तो 2200 रुपए, लेकिन मार्केट में रेट उसका चल रहा है 50 रुपीज। ठीक है, हम उसको 50 में भी नहीं कर रहे, मार्केट वैल्यू से भी ऊपर में कर रहे हैं, मान लो 60 रुपए में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये नॉमिनल वैल्यू से कम है, नॉमिनल वैल्यू से कम है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट में हो गया। तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पर आएगा नॉमिनल वैल्यू उसका 200 चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जितने में हम बाय बैक कर रहे हैं 60 रुपीज आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में उसका जितना भी डिस्काउंट है डिफरेंस दोनों में वो आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट कैपिटल रिजर्व को के नाम से करेंगे, डिस्काउंट को कैपिटल रिजर्व के नाम से करेंगे, और प्रीमियम को प्रीमियम पेएबल ऑन बाय बैक अकाउंट के नाम से करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया उनको अमाउंट को पेबल करने की एंट्री। अब अमाउंट पेबल करने के बाद अब उनको पे करेंगे। ठीक है, तो बाय बैक, अब अकाउंट पे करने के लिए एक और इसमें यहाँ पे हमारा एक और प्रोविजन है, कंडीशन है बाय बैक करने का। जब भी हमें बाय बैक करना होगा कंपनीज एक्ट के रूल 17 सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग हमें एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट ओपन कराना होगा, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा, जो कि स्पेशली बाय बैक करने के लिए ही है, स्पेशली बाय बैक करने के लिए ही है, और वो अमाउंट जितना भी बाय बैक करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट है वो सारा उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो उस अकाउंट का नाम होगा बाय बैक बैंक अकाउंट, उसका नाम रखेंगे बाय बैक बैंक अकाउंट। तो पहले एक अकाउंट ओपन करेंगे और रिक्वायर्ड अमाउंट जितना भी होगा वो उस अकाउंट में डालेंगे। तो बाय बैक बैंक अकाउंट, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया है 1000 हम बाय बैक कर रहे हैं 500 ईच के, तो हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है 5 लाख रुपीज का अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो ये 5 लाख रुपीज का अमाउंट जो है सेपरेट अकाउंट ओपन करा के उसमें ट्रांसफर कर देंगे 5 लाख। ठीक है, तो बाय बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये बैंक अकाउंट से निकल के पैसा बाय बैक अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, बाय बैक बैंक अकाउंट में जा रहा है। फिर जब हमारा पैसा बाय बैक बैंक अकाउंट में चला जाएगा तो फिर उस अकाउंट से हम उनको पे कर देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बाय बैक बैंक अकाउंट, तो फिर बाय बैक बैंक अकाउंट से उनको पे कर देंगे जितना भी हमने ड्यू किया है। अब पे करने के बाद जो हमारा इसके अंदर जो भी हमारा हुआ है प्रीमियम पेबल हुआ है, जो भी प्रीमियम पेबल, अगर प्रीमियम पेबल हुआ है तो इसको एडजस्ट करेंगे फिर। ठीक है, तो एडजस्ट करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व अकाउंट डेबिट, या जिस भी रिजर्व को हम यूज कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम पेबल ऑन बाय बैक। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट कर देंगे बायबैक एक्सपेंसेस की, अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो ये एक्सपेंसेस जो है बायबैक बैंक अकाउंट से नहीं होंगे, ये सारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट से होंगे। अगर एक्सपेंस हुए हैं कोई भी बायबैक में, बायबैक करने में, वो एक्सपेंसेस की एंट्री हो जाएगी। फिर एडजस्ट कर देंगे ये एक्सपेंसेस जो है ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो ये एंट्रीज जो है और ये एंट्रीज जो है वो एडिशनल में आ जाएंगी। इनको जो है अक्सर भूल जाते हैं कि जो भी प्रीमियम पेबल था उसको लास्ट में हमें जो है एडजस्ट करना है। कहाँ से एडजस्ट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करना है, जनरल रिजर्व से करना है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करना है, ये जैसे भी क्वेश्चन में मेंशन हो। ठीक है, और हमें जो भी एक्सपेंस है उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अब ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इलस्ट्रेशन है, एक्स लिमिटेड हैड 2 लाख रुपीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 50 लाख इन जनरल रिजर्व। ठीक है, पहले इन्होंने ये इनको बता दिया
उसके रिजर्व्स में कितना पैसा है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए है, जनरल रिजर्व में 50 लाख रुपए। तो अपने ने डिसाइड किया है 1 लाख शेयर्स 10 ईच का बाय बैक करने के लिए डिसाइड किया है। कितने पर? ₹8 पर। तो ये डिस्काउंट में बाय बैक कर रहा है। नॉमिनल वैल्यू कितना है इसका? ₹10 का है। नॉमिनल वैल्यू कितना है? ₹10 का। बाय बैक कितने में कर रहा है? 8 पर शेयर में कर रहा है। और कितने नंबर ऑफ शेयर कर रहा है? 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स को बाय बैक कर रहा है। तो कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए हुए हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर्स 1 मंथ बैक फॉर दिस पर्पज। इसके लिए इन्होंने 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर जो है वो इशू कर चुका है। ये 2 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर इशू कर चुका है इस पर्पज के लिए। तो अब यहाँ पर इसमें जो है कहाँ से कर रहा है? सोर्स क्या है इसका? रिजर्व से है? नहीं, रिजर्व से नहीं है। ठीक है। और इसको कितना है? 10% ईच के 2 लाख इसी पर्पज के लिए इशू कर चुका है ऑलरेडी। ये इसका मतलब ये फ्रेश इशू से कर रहा है। और जब ये फ्रेश इशू से शेयर इशू कर रहा है, बायबैक कर रहा है फ्रेश इशू से, सोर्स इसका क्या है? फ्रेश इशू है। तो इसको जो है कैपिटल रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो इसको पहले क्रिएट करने ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपली क्या करेगा? इसको ड्यू कर देगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉमिनल वैल्यू था वो 10 लाख रुपए का है। और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख का। 1 लाख इंटू 8 रुपीज, 8 लाख रुपीज आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व में 2 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है। फिर ये क्या हो गई? अमाउंट ड्यू करने की हो गई बाय बैक का 1 लाख शेयर का। इसके बाद जितना अमाउंट है, कितना? 8 लाख रुपीज का है। इसको हमें ट्रांसफर करना है, किसको? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो कितना कहाँ से करेंगे? तो हमें मेन सबसे पहले तो सिक्योरिटी रिजर्व को लेना होता है। ठीक है। सिक्योरिटी हमें टोटल कितना करना है? 8 लाख रुपीज करना है। तो सिक्योरिटी रिजर्व से कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम 2 लाख रुपीज है। ठीक है। 2 लाख रुपीज लेने के बाद कितना बचा? 6 लाख रुपीज और बचा है। तो यहाँ पे अवेलेबल जो है जनरल रिजर्व में वो 50 लाख है, लेकिन हमें कितने की जरूरत है? 6 लाख की है। तो 6 लाख हम जनरल रिजर्व से ले लेंगे। ठीक है। तो और इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है। उसके बाद हम इनको पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसका पूरा अमाउंट पे कर देंगे। अब इसमें हमारा जो है जो सेलेक्टेड एंट्री है, मेन एंट्री वही पास हुई है। अब कौन कौन सी एंट्री रिक्वायर्ड थी इसमें? वही वही सिर्फ हुई है। तो इसमें हमारा कोई फ्रेश इशू जो है वो इन्होंने पहले ही कर चुके थे, अब तो नहीं कर रहे। तो इसमें फ्रेश इशू की एंट्री नहीं की गई है। ठीक है। तो कौन कौन सी एंट्रीज की गई है? ना इसमें कोई जो है हमारा अनपेड कैपिटल था, तो इसलिए कॉल करने की और पे करने की एंट्री नहीं हुई है। कोई फ्रेश इशू नहीं कर रहे थे, अब कोई फ्रेश इशू इक्विटी शेयर की नहीं हुई है। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई हम इन्वेस्टमेंट के एसेट नहीं बेच रहे हैं इस क्वेश्चन में, उसको बेचने की एंट्री भी नहीं हुई है। कोई डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हैं, उसकी भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया है, वो तो जरूरी है करना, कंपलसरी है। तो उसको करने की एंट्री हुई है। ठीक है। फिर जो भी बायबैक का अमाउंट है उनको पे ड्यू करने की एंट्री, उसमें से जो भी है हमारा यहाँ पे हमारा डिस्काउंट में हो रहा है, तो इन्होंने डिस्काउंट वाली एंट्री कर दी है। ठीक है। फिर इसके बाद ये दूसरी एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री जो है उनको पे करने की हो गई है। जो भी हमारा पे करना है हमें, वो पेमेंट की एंट्री हुई। लेकिन इन्होंने जो है बाय बैक बैंक अकाउंट खोलने के ओपन की एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में इस चीज को इन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो बाय डिफॉल्ट ये माना गया है, ये एज्यूम कर लिया गया है कि इन्होंने ओपन कर लिया होगा। ठीक है। तो पेमेंट की एंट्री इन्होंने डायरेक्ट फिर पेमेंट की एंट्री करके दिखा दी है। ठीक है। फिर इसमें कोई प्रीमियम था नहीं, कोई एक्सपेंस था नहीं। ठीक है। तो इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों एंट्री तभी होंगी जब, या तो ये वाली एंट्री तब होगी जब प्रीमियम होगा, ये वाली एंट्री तब होगी जब कोई एक्सपेंस होगा, ये वाली एंट्री भी एक्सपेंस से रिलेटेड रिलेशन। ठीक है।
फिर सेकंड क्वेश्चन, जब बायबैक एट पार है आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर के फ्रेश इशू से किया जा रहा है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के फ्रेश इशू से किया जा रहा है। तो भारत लिमिटेड डिसाइड्स टू बायबैक 40,000 इक्विटी शेयर, कितने वो कर रहा है बायबैक, 40,000 कर रहा है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक, 10 ईच। इस पर्पज के लिए कंपनी ने 10% प्रेफरेंस शेयर जो है 100 ईच के इशू किए हैं इक्विवेलेंट अमाउंट के, ठीक है, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, 40,000 ₹10 ईच के, तो 4 लाख रुपीज रिक्वायर्ड है। तो इक्वल अमाउंट जितना रिक्वायर्ड है उसके प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं इसको, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर कितने हो जाएंगे ये फिर, तो 100 ईच का है, 4 लाख रुपीज के लिए कितने करने पड़ेंगे, तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर जो है वो इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। Assume that buyback is carried out actually on legally permissible terms, ठीक है, और ये लीगली परमिसिबल टर्म्स पे हमारा हो रहा है। तो अब पहली एंट्री, शुरू में एंट्री क्या की होती है, इशू करने की होती है। सबसे पहले हमने किस चीज की करनी थी, हमें करनी थी किसकी, जो भी अनकॉल्ड कैपिटल है उसको कॉल करके रिसीव करनी थी। तो उसमें तो कोई अनकॉल्ड का जिक्र ही नहीं है, ये फुल्ली पेड है, ठीक है, तो इसलिए अनकॉल्ड को कॉल करने की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री जो है कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करने की एंट्री होती है, ठीक है, तो वो ये आउट ऑफ फ्रेश इशू कर रहा है, आउट ऑफ फ्रेश इशू कर रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो क्रिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, उससे पहले जो है यहाँ पे एक इसकी एंट्री है जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए इन्होंने जो कंबाइन एक ही एंट्री कर दी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट की एंट्री, फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की एंट्री, ठीक है। दो पार्ट में हमें करनी है, हमें जो कंबाइन एंट्री नहीं करनी, हमें दो एंट्री करनी है, ठीक है। और यह कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, दोनों एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने इशू कर रहे हैं, 4,100 ईच के। फिर उसके बाद ड्यू करने की एंट्री एट पार पे ड्यू करना है, ठीक है, कोई प्रीमियम या डिस्काउंट उसमें नहीं है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको पेमेंट करने की एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है तो क्या एंट्री होगी, तो ये लाडली लिमिटेड है, इसने बायबैक 20,000 इक्विटी शेयर डिसाइड किया है 20 ईच के, 5 पर शेयर के प्रीमियम पे, ठीक है। तो 25 रुपीज में ये बायबैक कर रहा है 20,000 को, ठीक है। एज्यूम दैट इनके पास, यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है कि उनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहली एंट्री ड्यू करने की एंट्री हो गई, ठीक है। ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर कितना आ रहा था, 5 रुपीज पर शेयर का था, कितने शेयर थे, 20,000 शेयर थे, तो 20,000 शेयर के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है इसमें 5 टू द 10 1 लाख रुपीज आ जाएगा, ठीक है। 20,000 इंटू 5, तो 1 लाख इसमें आ जाएगा। और उनका नॉमिनल वैल्यू जो था 20,000 इंटू 20 रुपीज का था, तो ये 4 लाख रुपीज आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स में उसका जितना प्रीमियम पे कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर होल्डर को ये ड्यू कर दिया है। फिर उसके बाद जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम से हम क्या करते हैं, प्रीमियम ऑन बाय बैक को वो कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारा सफिशिएंट बैलेंस था, तो हमने वहां से सिक्योरिटी प्रीमियम से जो है इसको प्रीमियम को एडजस्ट कर दिया 1 लाख रुपीज, और बाकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस से हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को एडजस्ट कर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पे हमें बताया गया था ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सफिशिएंट बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों में सफिशिएंट बैलेंस है। तो प्रीमियम के लिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लिया, और उसके नॉमिनल वैल्यू के लिए हमने उसका प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर लिया, ठीक है। और कितने का, नॉमिनल वैल्यू के बराबर हमें सीआरआर क्रिएट करना होता है, तो नॉमिनल वैल्यू उसका 4 लाख था, तो 4 लाख के बराबर हमने उसका
तो कैपिटल एलोकेशन रिजर्व क्रिएट कर दिया, फिर लास्ट में उसको पेमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। फिर बायबैक आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जब हम डिविजिबल प्रॉफिट से बायबैक करते हैं, a company buyback कर रही है 12,000 equity shares of 10 each at 40 per share। तो रिजर्व ऑफ द कंपनी आर एज फॉलो, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख का है, जनरल रिजर्व 15 लाख का है, प्रॉफिट एंड लॉस है वो 1 लाख का है। ठीक है। तो इसके पास कितना बैलेंस और रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पे 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितने पे कर रहा है 40 रुपीज पे ईच, 40 रुपीज ईच पे कर रहा है। तो 12,000 इंटू 40 कितना रिक्वायर्ड है उसको टोटल 4,80,000 उसको रिक्वायर्ड है। कितना रिक्वायर्ड है 4,80,000 रिक्वायर्ड है। और उसके पास अवेलेबल कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख है, जर्नलिज्म में 15 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख है। तो कंपनी सोल्ड कर रही है इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रही है 8,50,000 की 10% के प्रॉफिट पर। ठीक है। हमें नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट सेल आउट करने की, तो प्रॉफिट में कर रही है 10% के प्रॉफिट में कर रही है 28,25,000 पे कर रही है, सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 8,25,000 एट 10% प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पर 10% प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये आता हो नहीं आता हो, किस किस को आता है ये कैलकुलेट करना, आता है किसी को, कैसे कैलकुलेट करना है इसको 10% प्रॉफिट को 8,25,000 पर। नहीं आता है तो इसको समझाऊं मैं, और आता है तो मुझे बताओ। सर समझा दो। समझा दूं, चलो इसको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें सेल प्राइस दिया हुआ है, उसका सेल प्राइस दिया हुआ है। और जब भी हम कभी भी हमें जो प्रॉफिट होता है 10% प्रॉफिट है, तो जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट जो है उसका हमारे कॉस्ट प्राइस पे या बुक वैल्यू पे होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज होगा, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ मेंशन नहीं है कि किस पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, तो वो हमारा बुक वैल्यू पर होता है उसकी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन यहाँ पर बुक वैल्यू हमें पता ही नहीं है। ठीक है। हमें बुक वैल्यू पता ही नहीं है, हमें क्या पता है, हमें सिर्फ सेल प्राइस पता है, उसका सेलिंग प्राइस, हम उसे कितने में सेल कर रहे हैं 8,25,000 में सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस उसका पता है। अब इसमें हमारा जो फॉर्मूला जो होता है प्रॉफिट और लॉस का, वो प्रॉफिट का वो चार फॉर्मूला हमारे पास होता है। प्रॉफिट के हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं, उसमें हमें ये देखा जाता है कि हमारे पास क्या गिवन है और रेट किस चीज पर है। तो रेट कभी कभी कॉस्ट पर होता है और कभी कभी उसके सेल्स पर होता है। ठीक है। तो रेट जो होता है वो कभी कभी कॉस्ट पर होता है, कभी कभी सेल्स पर होता है। और हमें गिवन क्या चीज है, हमें गिवन कभी कभी उसका कॉस्ट गिवन होता है और कभी कभी उसका सेल्स गिवन होता है, कितने में सेल किया गया है। जैसे इस केस में हमें क्या गिवन है, उसका सेल्स गिवन है, और हमें उसका रेट किस पे दिया हुआ है, रेट कुछ मेंशन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट होता है। यानी कि हमारा जो सिचुएशन है वो ये वाला सिचुएशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन जो है वो ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जब हमारा दोनों चीजें हमारे पास होती हैं, जिस पर रेट है और जो चीज है, तो सिंपली जो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उससे जो है R/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमें रेट सेल्स पर है और गिवन भी सेल्स है, तो वहां पे भी सिंपली हम सेल्स जो गिवन है उसको रख के R/100 से कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट होने का मतलब कि हमें जो है गिवन जो है वो कॉस्ट है, गिवन कॉस्ट है, लेकिन रेट जो है वो किस पर है, सेल्स पर है। तो वहां पे हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो कॉस्ट इंटू R/100 माइनस आर का फॉर्मूला लगता है। ठीक है। जब कॉस्ट गिवन है तो R/100 माइनस आर का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब हमारे पास सेल्स गिवन है, ठीक है, लेकिन रेट जो है वो कॉस्ट पे है, तो हम वहाँ पे R/100 प्लस आर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। ये केस कौन सा केस है, ये प्रॉफिट वाला केस है, जब हमें प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हमें लॉस हो रहा होता, अगर हमें क्या हो रहा होता, लॉस हो रहा होता, ठीक है, तो ये फॉर्मूलों में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इन फॉर्मूलाज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो क्या चेंज आ जाता है, जो हमारा जो, जी हाँ कुछ कह रही हूँ। तो रेट हमारा कॉस्ट पे होगा या रेट हमारा प्रॉफिट पर होगा, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, कॉस्ट गिवन है या हमें प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो उस केस में अगर कॉस्ट गिवन है, दोनों चीजें सेम, हमें रेट भी पता है, रेट भी उसी पर है और गिवन भी वही है, तो सिंपली कॉस्ट इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा। और जब हमें रेट, सॉरी सेल, सेल्स पर रेट है और गिवन भी सेल्स है, तो जब दोनों चीजें सेम है तो सेल्स अपॉन आर अपॉन 100 हो जाएगा सिंपली। और लेकिन जब हमें कॉस्ट गिवन है लेकिन रेट जो है वो सेल्स पर है, रेट किस पर है, सेल्स पर है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कॉस्ट इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर हो जाएगा। और जब हमारे हमें सेल्स गिवन है और रेट जो है कॉस्ट पर है, तो जो गिवन है उससे इंटू करेंगे आर अपॉन 100 माइनस आर हो जाएगा। तो ये जो है चेंज हो जाता है, ये प्लस माइनस वाला रूल चेंज हो जाता है प्रॉफिट, अगर हमारे पास लॉस होता है तो, ठीक है। प्रॉफिट में जहां हमारे पास यहाँ पे माइनस कर रहे थे कॉस्ट वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे लॉस वाले फॉर्मूले में। और जहाँ पे हम यहाँ पे इसको प्लस कर रहे थे प्रॉफिट वाले में, वहां पर हम इसको जो है माइनस करेंगे लॉस वाले में, 100 माइनस आर करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूले प्लस माइनस वाले तभी लगेंगे जब हमारा जो है दोनों चीजें डिफरेंट होंगी, यानी कि जिस पर रेट गिवन है वो अलग है और जिस जो हमें गिवन है वो अलग है। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमें जो है गिवन क्या है, गिवन तो हमें सेल्स है, लेकिन रेट किस पर है, रेट उसके बुक वैल्यू पर है, कॉस्ट पर है, ठीक है। तो अब हमें अगर प्रॉफिट निकालना है तो हमें जो है कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। रेट कॉस्ट पर है और गिवन क्या है, सेल्स है, तो सेल्स इंटू आर अपॉन 100। तो आर जो है वो 10% यहाँ पे दिया हुआ था, हमारा आर 10% है और सेल्स हमारा 8,25,000 है, 8,25,000 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,25,000 जो उसका सेल्स है इंटू आर 10% अपॉन 100 प्लस 10, ठीक है, 100 प्लस आर। तो 8,25,000 इंटू 10/110, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर 8,25,000 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, 8,25,000 को हम इसको डिवाइड कर देंगे 11 से, तो हमें 75,000 का ये प्रॉफिट निकल के आ गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 75,000। अगर हमें 75,000 का प्रॉफिट है तो उसका कॉस्ट कितना है, क्योंकि कॉस्ट भी हमें वहां पे दिखाना है इन्वेस्टमेंट का। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू 8,25,000 माइनस 75,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7,50,000, 7,50,000 जो है उसका कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर डाउट, फॉर्मूला देखना है एक बार देख लो, अगर ये फॉर्मूला लिखना हो तो इसको लिख लो, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया। ये वाले फॉर्मूले का भी ले लो क्योंकि ये लॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम्पल में हमारा 7,50,000 और 75,000 का प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया है मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें
हो सकता था अल्टरनेटिवली क्या बोलता है यहाँ पे, इसका सेल प्राइस ना दे करके। यहाँ पे हमें कैसे पता चला ये सेल प्राइस है, इसमें बता रहा है सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी 8,25,000 रुपए में। ठीक है, अगर ये कॉस्ट बताता, यहाँ पे ऑफ लिखा होता कि द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 8,25,000 एट 10% प्रॉफिट, तो यहाँ पे ऑफ लिखा होता तो ये कॉस्ट होता, यहाँ पे 4 लिखा है तो ये हमारा सेल प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो सेल प्राइस दिया हुआ है 10% प्रॉफिट पर दी बेचा है, तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट, आगे कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब 10% प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 10% है, ये सेल्स का नहीं है। लेकिन अगर खास तौर से वो बता भी सकता है 10% ऑफ कॉस्ट या 10% ऑन कॉस्ट या 10% ऑन सेल्स, तो स्पेसिफिकली मेंशन भी कर सकता है। लेकिन अगर मेंशन ना करे तो वो कॉस्ट पर होता है। तो कॉस्ट अब एंट्री करनी है तो सबसे पहले तो सेल की एंट्री हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे प्रॉफिट जो है उसको क्रिएट कर दिया है। उसके बाद एंट्री जो है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू करने की एंट्री है, ये प्रीमियम पे हो रहा है। ठीक है, 10 रुपीज का उसका फेस वैल्यू था, उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज का था, और इशू कितने वो बाय बैक कितने में हो रहा है, 40 रुपीज में हो रहा है, तो कितना 30 पर शेयर का प्रीमियम आ गया है इसमें, 30 पर शेयर का प्रीमियम आ गया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू जो उसका 10 रुपीज का 12,000 इंटू 10। ठीक है, और बाकी 12,000 इंटू 30 से उसका प्रीमियम आ गया टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर। फिर जो ये इसका जो है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री हो गई, जनरल रिजर्व से क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हम जनरल रिजर्व से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो इन्होंने वैसे नहीं बताया है कि हमें कहाँ से क्रिएट करना है, क्वेश्चन में इन्होंने नहीं बताया है कि हमें कहाँ से क्रिएट करना है। लेकिन जो है हमारा जो है सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे हम प्रीमियम भी दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो इस प्रीमियम को तो हम प्रीमियम के लिए ही यूटिलाइज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम प्रीमियम के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो बाकी नॉमिनल वैल्यू को हम कहाँ से करेंगे, जनरल रिजर्व से करेंगे। नॉमिनल वैल्यू को कहाँ से करेंगे, जनरल रिजर्व से करेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू कितना रिक्वायर्ड है हमें, 1,20,000 का रिक्वायर्ड है। तो जनरल रिजर्व 1,20,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,20,000, और प्रीमियम कितना है हमारे पास, प्रीमियम तो देना है वो 3,60,000 देना है। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये दो एंट्री कैपिटल रिजर्व क्रिएट करने की और प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद पेमेंट की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चंस थे। तो आप लोग जो है अगर कहीं से क्वेश्चंस मिल सके तो उनको जो है सॉल्व करना, और अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में या ऑफलाइन क्लास जो होगी हमारी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी वीडियोस हैं वो उसके लिंक मैंने डाल दिए, एक बार उसको जरूर देख लेना। और जो भी डाउट्स होंगे या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या और कुछ भी तुम्हें मिलती है चीजें बुक्स में, ठीक है, तो वो जो है उसको डिस्कस कर लेंगे हम अपनी ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, ओके सर। और अटेंडेंस तो हो गई सबकी लगभग, या नहीं हुई, किसी की रह गई है, सर चेक करा दो एक एक बार चेक करें।